अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं सब? खैरियत से हैं? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और आज हम बेसिकली क्या कर रहे होंगे, आज हम एक डेट टेबल बनाएंगे और डेट टेबल के साथ कुछ बेसिक डेक्स लिखेंगे और अपने मॉडल के अंदर उसको इनकॉर्पोरेट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली लास्ट वीडियो के अंदर हमने अपना जो फैक्ट टेबल था उसको लोड कर लिया था और उसमें हमने देख लिया था कि हमने जो अपनी ट्रांसफॉर्मेशन, अच्छा, फैक्ट टेबल में दोबारा वापस जाना हो, आपने लोड कर लिया हुआ था तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर और ट्रांसफॉर्म डेटा में जाके आप दोबारा से देख सकते हो कि आपने क्या क्या ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई की थी और किस किस चीज़ों के अंदर आपने उसको चेंज किया था। एक चीज़ मैं बताना भूल गया, वी कैन चेंज, इसमें काफ़ी सारे चीज़ें हैं जो हम आगे भी कर रहे होंगे आहिस्ता आहिस्ता। इसमें एक चीज़ है जिसमें बहुत ज़्यादा यूज़ आता है, वो दैट इज़ रिप्लेस। ठीक है, आप किसी भी वैल्यू को अंदर यहाँ ट्रांसफॉर्म में जाके आप उस वैल्यू को रिप्लेस कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर नल वैल्यू है तो आप नल लिख के उसको किसी भी वैल्यू से रिप्लेस कर सकते हो। या फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ये जो 2 ml है इसको मैं चेंज कर देता हूँ। ये मुझे सामने एक SKU कैटेगरी नज़र आ रही है और 2 ml को मैं कहता हूँ कि आप इसको 10 ml कर दो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, ओके करूँगा तो वो वैल्यूज़ रिप्लेस हो जाएंगी। अच्छा, अब वो प्रॉपर रिप्लेस नहीं हुई क्योंकि ये उसको एग्जैक्ट वो नंबर नहीं मिला, मैंने उसे शॉर्ट फॉर्म में दे दिया। तो मैं दोबारा वापस जाता हूँ और उसको मैं ml वो बड़ा कर देता हूँ और इसको भी मैं ml बड़ा कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ। तो अब आप ये देखें आपके सामने ये चेंज हो गया। अब ये मैंने कोई स्टेप दोबारा से रिपीट नहीं किया, इस स्टेप को मैं यहाँ से डिलीट भी कर सकता हूँ। तो फॉर एग्जांपल इस स्टेप को मैं रिप्लेस कर दूंगा तो दोबारा वापस आ जाएगा। सो दीज आर द स्टेप्स। यहाँ पे जो जो भी आप ट्रांसफॉर्मेशन करते जाएंगे ना वो सारी स्टेप्स यहाँ पे रिकॉर्ड होते जाएंगे और यही स्टेप्स आपके जब आप डेटा रिफ़्रेश करोगे ना तो ये सारे स्टेप्स परफॉर्म होंगे और उसके बाद आपका डेटा रिफ़्रेश होगा। तो अभी फ़िलहाल के लिए हम कुछ ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं। हमने डेटा टाइप्स देख ली थी, हमने चीज़ें देख ली थी। आगे मैं आपको स्प्लिट का भी बताऊंगा, एक्सट्रैक्ट का भी बताऊंगा, रीनेम का भी बताऊंगा, इसमें और बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन फॉर द टाइम बीइंग जस्ट टू सेट अप योर फर्स्ट डैशबोर्ड, तो उसके लिए इतना काफ़ी है। हमने लोड कर लिया था डेटा और वो सब कंप्लीट कर लिया था। अच्छा, एक चीज़ मैंने यहाँ पे कर दी थी, मैंने क्या किया है, मैंने अपने जो फैक्ट टेबल था उसमें लास्ट ईयर का डेटा ऐड कर दिया हुआ। अभी जो हमने डेटा सेट डाउनलोड किया था वो सिर्फ 2016 का था, तो मैंने 2015 भी इसमें ऐड कर दिया है। सिंपल वही जो 16 का डाटा था उसमें थोड़े बहुत वैल्यूज़ में चेंज करके तो उसको मैंने, ताकि ताकि ये क्यों किया है, ताकि हमारे पास लास्ट ईयर कंपैरिजन आ सके। इसको मैं क्लोज एंड अप्लाई कर देता हूँ। अच्छा जी, अब एक तरीका ये है कि हम AI की मदद लें और एक तरीका ये है कि हम ख़ुद करें। ख़ुद करने के अंदर यस आपको एक नया टेबल, अच्छा ये मैं यहाँ से ना थोड़ा सा डिलीट कर देता हूँ ताकि आप लोगों को दोबारा से स्टार्ट करवा दूँ। अब आपने एक नया टेबल इंसर्ट करना है जिसको आपने एक डेट टेबल को बनाना है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप यहाँ से न्यू टेबल में चले जाओगे। ठीक है, और उसको डेट का नाम दे दोगे। ठीक है, डेट का नाम दे दिया। फिर मैं टेबल व्यू में चले जाऊँगा, यहाँ पे मैं इस कॉलम पे क्लिक करूँगा। ठीक है, अच्छा मैंने क्या किया था, मैंने GPT से, चैट GPT से एक सिंपल उसे मैंने कहा कि राइट मी अ सिंपल टेक्स्ट टू मेक अ डेट टेबल। तो एक तरीका ये है कि आप इसने जो ये टेक्स्ट कंप्लीट दिया है ना ये भी आप सारा कॉपी करें। ठीक है, और आप जी यहाँ पे आएँ और इसको यहाँ पे पेस्ट कर दें। ठीक है, अब ये उसने वो डेट टेबल दिया हुआ था, मैं इसको यहाँ से ये डेट टेबल हटा देता हूँ और एंटर कर देता हूँ। अब जैसे ही मैं एंटर करूँगा इसने ये सारी चीज़ें खुद से बना दी हुई हैं। ठीक है, वन वे इज़ दिस कि आप GPT से पूरा वो टेबल बनवा लें। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये वाला है। दूसरा तरीके में मैं क्या करता हूँ, 1 बाय 1 सारे कॉलम्स ऐड करता हूँ। ठीक है, तो अब मैं सबसे पहले ये वाला कॉलम ऐड करूँगा। ठीक है, और इसको मैं डेट दे दूँगा। ठीक है,
मैंने ये कैलेंडर दिया, मैंने उसे क्या कह रहा हूँ मैं कि एक कैलेंडर क्रिएट करो जिसमें 2015 एक से लेके पहला महीना पहली डेट से लेके 2030 तक। अब मैं इसको चेंज भी कर सकता हूँ, मैं कहता हूँ 2030 नहीं जाना, मुझे 2016 तक जाना है और 31 तक जाना है। ठीक है, ये कॉमा मैं हटा दूंगा, ये उसके साथ लगा हुआ था। तो अब आप ये देखें, ये मेरा डेट टेबल का डेट जो है वो जनरेट होगी हुई। इसको मैं चेंज कर दूंगा, इसका डेटा टाइप इसको खाली डेट कर दूंगा क्योंकि इसके साथ टाइम आ रहा था। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं एक नया कॉलम इंसर्ट करूँगा। ठीक है, अब मुझे क्या बनवाना है, मुझे बनवाना है ईयर। ठीक है, अब मैं ईयर करूँगा यहाँ पे। ठीक है, ईयर, और मेरा जो डेक्स है वो ईयर का एक फंक्शन है इसके अंदर। ये डेक्स ऑलरेडी, ये देखें फंक्शन fx जो होता है इसका मतलब फंक्शन होता है। ईयर कर दिया और मैंने इसको डेट, जो मेरा ये जो डेट टेबल में डेट का जो कॉलम है इसको रेफरेंस कर दिया। ये डॉट वाला हटा देंगे आप, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे, तो ये आपका ईयर का बन गया। फिर इसी तरह एक नया कॉलम इंसर्ट किया। अब आपको क्या चाहिए, मंथ चाहिए, तो आप मंथ लिखोगे। ठीक है, MONTH मंथ, और मंथ को ये डेक्स ढूंढोगे वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। और आप इसको डेट टेबल, जो मेरी बेसिकली मैं क्या कह रहा हूँ, इस फंक्शन को मैं कह रहा हूँ कि मेरे डेट टेबल में जो डेट का जो कॉलम है उसको रेफ़र करो और उसमें से मंथ निकाल लो। अब इसने ये मंथ आपको निकाल के दे दिया। सो दिस इज़ वन वे। लेकिन आजकल का क्योंकि फास्ट फेज ज़माना हो चुका हुआ है, हमें ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि हमें उस GPT से या AI से करवाना क्या है और किस किस्म की मुझे चीज़ चाहिए उससे ना। तो वो आप ज़्यादा बेहतर ये है कि आप GPT से लिखवा लें, लेकिन आपको पता हो कि वो दे क्या रहा है। सो अब मैं इस कॉलम को डिलीट करता हूँ या इस टेबल को मैं डिलीट करता हूँ, एंड लेट्स टेक द यूज़ ऑफ GPT। एंड वहाँ से हमने जो अपना न्यू टेबल यहाँ पे हम इंसर्ट करेंगे और वहाँ से जो हमने डेक्स लिखवाया था वो हम डेक्स लेके आ जाते हैं। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे ला के पेस्ट कर देता हूँ। तो ये डेक्स है जो कि डेट टेबल को क्रिएट करेगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो अब इसने डेट टेबल क्रिएट कर दिया। मैं यहाँ से इसको डेट दे दूँगा। मेरे पास ईयर आ रहा है, ओके, मेरे पास मंथ नंबर आ रहा है, मंथ का नाम आ रहा है, ईयर एंड मंथ आ रहा है, क्वार्टर आ रहा है, डे आ रहा है, वीक डे आ रहा है और वीक नेम आ रहा है। सो दिस इज़ फाइन इनफ, मेरे लिए काफ़ी है ये, मैंने ये बना दिया दोनों चीज़ें। अब यहाँ पे आके मैं इसका मॉडल इस्टेब्लिश करूँगा, जो कि हम पहले बातें करते रहे थे और आप लोगों से ये डिस्कशन भी होती रही है कि हमने अपना फैक्ट टेबल और अपना जो वो जो मॉडल है, डेटा मॉडल, वो बनाना है हमने स्टार स्कीमा की बेस के ऊपर। ये अगली वीडियोस के अंदर मैं स्टार स्कीमा में हम इसी डेटा सेट को कन्वर्ट कर रहे होंगे डायमेंशंस के साथ और बाकी चीज़ों के साथ, वो मैं अगली वीडियोस में समझाऊंगा। अभी फॉर द टाइम बिंग हम क्योंकि एक बेसिक प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो उस बेसिक के लिए इतना काफ़ी है। अब मैं एक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करूँगा डेट का डेट के साथ। तो मैं बस डेट को यहाँ से पिक करूँगा और मैं ये डेट के ऊपर इसके ड्रॉप कर दूँगा। तो ये मुझे बताएगा कि अच्छा आपके डेट टेबल में ये वाला डेट का कॉलम है जो कि रिलेशनशिप बनेगा इसके साथ, और ये बनेगा 1 to many का, और ये सिंगल डायरेक्शन होगा। ठीक है, तो जैसे ही मैं इसे ओके करूँगा तो अब अच्छा, अब इसको समझिए, जैसे मैं ओके करूँगा रिलेशनशिप बन गया। अब बेसिकली डेट यहाँ पे एक ही है, जब मैं यहाँ पे देखता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास डेट एक ही है। ठीक है, कोई रिपीटिशन नहीं आ रही, लेकिन डेट यहाँ पे जाके रिपीट हो रही होंगी कस्टमर वाले या फैक्ट टेबल के अंदर। फैक्ट टेबल के अंदर क्योंकि एक ही डेट के ऊपर बहुत सारी ट्रांजैक्शंस हो सकती हैं, लेकिन क्योंकि जो हमारा मेन लुकअप टेबल या डायमेंशन टेबल है उसमें डेट एक ही रहेगी, तो इसीलिए 1 यहाँ पे एक दफ़ा रिपीट होगा और यहाँ पे डेट बार बार रिपीट हो रही, तो इसी को 1 to many भी कहते हैं। यह 1 to many का जो कॉन्सेप्ट है, फिर 1 to 1 है, many to 1 है, many to many हम इस्टेब्लिश नहीं करते, हम मेनली 1 to many को ही लेके चल रहे होते हैं। अच्छा, ये जो क्रॉस फिल्टर डायरेक्शन है, ये क्या करेगा, ये डेट
को, ये इस डेट को, इस टेबल को फ़िल्टर कर सकेगा। लेकिन आप चाहते हो कि मैं यहाँ से कोई चीज़ करूँ तो ये टेबल भी फ़िल्टर हो जाए, तो आपको इस डायरेक्शन को बोथ में रखना पड़ेगा। ये अब हम सिनेरियोज आगे देखेंगे कि हम कहाँ पे ये बोथ डायरेक्शंस किस तरीके से रख सकते हैं। ठीक है, अभी फॉर द टाइम बीइंग हम सिंगल डायरेक्शन ही रखेंगे। तो फिलहाल नाउ हमने अपना एक डेट टेबल बना लिया, अपना एक फैक्ट टेबल बना लिया। अब हम कुछ बेसिक कैलकुलेशंस करेंगे। ठीक है, उसके लिए जो बेस्ट प्रैक्टिस है, मैं हमेशा ये करता रहा हूँ, आप एक काम कर लें। सबसे पहले तो आप ना इस पर क्लिक करेंगे ना तो ये टेबल ऑप्शंस खुल जाएंगे। तो आप एक न्यू टेबल ले लें। ठीक है, उसको नाम दे दें की मेजर्स का। सही है, सो लेट मी जस्ट पुट इट की मेजर्स। एंटर कर दूंगा तो मेरे पास एक की मेजर्स का फोल्डर बन गया। बेसिकली बेस्ट प्रैक्टिस यही रहती है कि आप अपने जितने भी मेजर्स हैं वो एक टेबल के अंदर या एक फोल्डर के अंदर उसको स्टोर करें। ठीक है, अब मैं अपने ज़रा फैक्ट टेबल को देखूं तो मेरे पास क्या क्या मेजर्स मुझे बनवाने हैं। तो एक तो मुझे सिंपल सेल्स अमाउंट का सम लेना है। ठीक है, तो मैं यहीं पे की पे, अच्छा ये मैं आपको समझा भी देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ क्लिक किया हुआ है, मैं यहाँ पे जाऊँगा न्यू मेजर के अंदर। ठीक है, और मैं यहाँ पे उसको नाम दे दूँगा। नेमिंग कन्वेंशन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नेमिंग कन्वेंशन जितनी आसान रखेंगे उतना आपके लिए भी फ़ायदा होगा, और उतना आपके मॉडल को कोई और भी व्यू कर रहा होगा तो उसके लिए भी फ़ायदा होगा। तो मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ CY_, CY इज़ करंट ईयर। ठीक है, सेल्स वैल्यू। ठीक है, या सेल्स अमाउंट या सेल वट एवर इज़ द थिंग। सिंपल सम डेक्स यूज़ करेंगे और रेफ़र करेंगे सेल्स अमाउंट को फैक्ट टेबल की। वो ऑटोमेटिकली रेफ़र करके, जैसे ही आप सेल्स मैंने लिखा तो ऑटोमेटिकली उसने रेफ़र करके दे दिया, तो मैं इसको एंटर कर दूंगा। तो ये मेरा एक सेल्स वैल्यू का वो बन गया। अब मैं इसको टेस्ट कर लेता हूँ। एक सिंपल टेबल विजुअल लेता हूँ। ठीक है, और उसके अंदर लेट मी जस्ट पुट मंथ नेम, और उसके अंदर मैं यहाँ से ये जो मैंने अभी मेजर बनाया है, अच्छा वो मेजर कहाँ गया, अब मैं कैसे ढूंढूं? तो आप यहाँ पे उस मेजर का नाम सर्च कर सकते हो, सेल्स वैल्यू। सेल्स वैल्यू किया तो वो फैक्ट सेल्स के अंदर चले गया। वो ये तो गलत चले गया, ये तो मुझे यहाँ पे नहीं चाहिए था। सो मैं क्या करूँगा, ये गलती होगी मुझसे, तो मैं उस फैक्ट टेबल को खोलूँगा और मैं देखूँगा अच्छा ये टेबल यहाँ पे है, इसको मैं यहाँ पे आऊँगा और इसको मैं यहाँ से चेंज कर दूँगा। इसको मैं कहूँगा तुम की मेजर्स के अंदर चले जाओ। ठीक है, की मेजर्स के अंदर, अच्छा एक और यहाँ पर ट्रिक है कि ये की मेजर्स का ये जो कॉलम आ रहा है ना, इसको जब आप हाइड कर देंगे ना तो ये देखें ये सबसे ऊपर ऑन टॉप चले जाएगा। तो आपने की मेजर्स यहाँ पे इसको शिफ्ट कर लिया और अब आपने इसको टेस्ट कर लिया। ठीक है, और इसको यहाँ से आपने वैल्यूज़ कन्वर्ट कर दिया। ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कॉमा सेपरेशन के साथ इसको ज़ीरो के ऊपर आप लाजमी करें ताकि वैल्यू आपके पास सही आके दिखे। एक जो इशू मेरे पास ये आ रहा है कि यार ये मेरे मंथ नेम जो है ना ये सॉर्टेड नहीं है। इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं टेबल व्यू में जाऊँगा और अपना डेट टेबल में जाऊँगा और मंथ नेम को पकड़ूँगा और इसको मैं सॉर्ट करवा दूँगा बाय मंथ नंबर। ठीक है, तो जैसे ही मैं इसको सॉर्ट करवाऊँगा तो ये देखें ये सॉर्ट हो गया ऑटोमेटिकली, जनवरी फरवरी मार्च। तो ये अक्सर इश्यूज़ आते हैं जब आप इस तरह डेट टेबल बनाते हैं, तो ये कई दफ़ा ना ये ख़राब कर देता है, तो आपको सॉर्टिंग करनी पड़ती है। अच्छा, अब ये तो मैंने देख लिया। अब आगे हम फ्यूचर वीडियोस के अंदर ये भी देख रहे होंगे कि हम वो जो फाइनेंशियल ईयर या फिस्कल ईयर जिसे हम कहते हैं, अभी तो हम कैलेंडर ईयर पे चल रहे हैं, फिस्कल ईयर के ऊपर आप किस तरह डेट टेबल के अंदर वो चेंजेस करते हो। तो वो आपको फिस्कल ईयर मेनली बहुत सारी कंपनीज़ का जुलाई से स्टार्ट होता है। यूएस की कुछ कंपनीज़ हैं उनका फरवरी या मार्च से भी स्टार्ट होता है। तो इसको फिस्कल ईयर कहते हैं। जो हमारे पाकिस्तान के अंदर भी फिस्कल ईयर ही चल रहा है, जो कि अभी जुलाई से स्टार्ट होता है और जून पे एंड हो जाता है। ठीक है, तो मैंने ये देख लिया। ओके, दिस इज़ गुड। अच्छा, इसको मैं ईयर वाइज देखना चाहता हूँ तो मैं मैट्रिक्स टेबल ले लूँगा। तो ये आपका एक्सेल के अंदर पिवट की तरह बन जाएगा।
तो अब यहाँ से मुझे चाहिए है, लेट मी टेक ईयर। ठीक है, तो जैसे ही मैंने ईयर लिया तो मेरे पास सारी वैल्यूज़ निकल के आ गई और ये सब इजीली कैलकुलेट हो गया। ओके, दिस इज़ गुड इनफ। अच्छा, अब मैं क्या करूँगा, अब मैं लास्ट ईयर का मेजर बना लेता हूँ। ठीक है, तो मैं यहीं पे क्लिक करके न्यू, मैंने सी वाई का नाम दिया था, अब मैं एल वाई का नाम दूंगा। ठीक है, तो एल वाई अंडर स्कोर सेल्स वैल्यू। ओके, इसके लिए मैं सिंपल यूज़ करूँगा एक डेक्स होता है कैलकुलेट। ये बड़ा स्ट्रॉन्ग डेक्स है, इसको मैं आगे फ्यूचर में आपको एक्सप्लेन भी करूँगा, सबसे ज़्यादा यही यूज़ होता है। कैलकुलेट में एक्सप्रेशन में वो पूछ रहा है कि क्या एक्सप्रेशन होगा, तो मैं उसे कहूँगा कि जो सी वाई मेरी जो सेल है इसको लो। ठीक है, और इसको सेम पीरियड लास्ट ईयर में जो मेरा डेट टेबल है, ठीक है, डेट टेबल में सेम पीरियड लास्ट ईयर में जो डेट टेबल में डेट का कॉलम है उससे कैलकुलेट करो और मुझे यहाँ पे दिखा दो। ठीक है, अच्छा, अब मैं फॉर द टाइम बीइंग इस विजुअल की एक कॉपी बनाता हूँ। ठीक है, कंट्रोल सी कंट्रोल वी करेंगे और इसकी मैं एक कॉपी बना लेता हूँ और मैं यहाँ से ईयर हटा देता हूँ। ठीक है, इसके लिए अब कंपैरिजन के लिए ना, मुझे लास्ट ईयर कंपैरिजन के लिए मुझे डेट पीरियड जो है ना वो सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं एक स्लाइसर लूँगा, उस स्लाइसर के अंदर मैं डेट को ऐड कर दूँगा। ठीक है, और क्योंकि मेरा डेटा इसके अंदर मेरा डेटा ये 2030 तक जा रहा है, मुझे 2030 तक लेकिन अच्छा फॉर 2030 इज़ टू मच, मैं यहाँ पे इसको 2016 पे कर देता हूँ। मैंने बहुत ज़्यादा कर दिया था तो इसको मैं यहाँ पे चेंज भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये मेरे पास 2016 पे आ गया और यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ जनवरी 1 से 2016 तक। तो ये मेरा जनवरी 1 से 2000, अच्छा इसको फॉर द टाइमिंग क्योंकि वो ईयर वाइज है तो इसको मैं हटा देता हूँ। और ये मैंने अपना डेट टेबल में डेट स्लाइसर जो है वो सेट कर दिया। ठीक है, और अब मैंने कंपैरिजन में देखना है कि यार मेरी जो लास्ट ईयर की वैल्यू है वो क्या आ रही है। ठीक है, तो ये यहाँ पे मेरे पास 2.58 की आ रही है। ये मैंने नंबर कोई ज़्यादा चेंज नहीं किया था, इसलिए कोई ज़्यादा ग्रोथ या कोई ज़्यादा वो वाली वैल्यू मुझे नज़र नहीं आ रही। ठीक है, तो इसके अंदर फर्दर हम वो बना सकते हैं, लेकिन फॉर द टाइमिंग लर्निंग के लिए ये काफ़ी है। ठीक है, अब मैं एक मेजर ऐड करता हूँ जिसको मैं कहता हूँ कंपैरिजन ग्रोथ का मेजर, या इसको हम सेम पीरियड लास्ट ईयर भी कहते हैं, SPLY। तो मैं परसेंटेज SPLY और मैं इसको कह देता हूँ दिस इज़ अंडरस्कोर सेल्स वैल्यू। ठीक है, इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसके लिए मैं कर दूँगा बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, डिवाइड। तो CY सेल्स वैल्यू डिवाइडेड बाय LY सेल्स वैल्यू कॉमा 0। ठीक है, ज़ीरो ये ना वो बेसिकली उसके लिए होता है कि कोई एरर आ जाए ना तो इसको वैसे ही कन्वर्ट कर देता है ज़ीरो के अंदर। अब क्योंकि मैंने ग्रोथ लेनी है लास्ट ईयर से तो इसको मैं यहाँ पे -1 कर दूंगा, तो अब ये मेरे पास ग्रोथ निकल के आ जाएगी। तो जैसे ही मैं इसको यहाँ पे लगाऊंगा और इसको मैं यहाँ से परसेंटेज कन्वर्ट कर दूंगा, तो ग्रोथ कोई इतनी बड़ी आ नहीं रही, इट्स ओनली 0.09%। इसमें अब इस ग्रोथ को अगर मैं ड्रास्टिकली चेंज करना चाहता हूँ, यार ये मज़ा नहीं आ रहा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मैं अब क्योंकि मेरा अपना ही डेटा है तो मैं उस फैक्ट एक्सेल फाइल को खोल लेता हूँ। ठीक है, और मैं लास्ट ईयर में चले जाता हूँ 2015 में। ठीक है, और मैं एक क्या करता हूँ, सेल क्वांटिटी के अंदर -1 करता हूँ और मैं कहता हूँ इसको -1 नहीं, इसको -5 में मसला आ जाएगा, लेट्स टेक इट -1। और मैं यहाँ पे क्लिक करके इस सारे फॉर्मूले के अंदर पेस्ट करता हूँ और पे स्पेशल वैल्यूज़ करता हूँ और मैं कहता हूँ सब्ट्रैक्ट कर दो इसके अंदर से। और अब मैं इसको डिलीट कर दूँगा, यहाँ से कंट्रोल सेव करता हूँ और मैं वापस आता हूँ और वापस आके मैं अपने टेबल को सिर्फ मैंने रिफ़्रेश करना है, तो ये ऑटोमेटिकली मेरी सारी चेंजेस इसके अंदर मूव होना शुरू हो जाएंगी। सो लेट्स वेट फॉर द रिफ्रेश। देखें
मैंने सिर्फ -1 किया है, तो ये जो है वो थोड़ी सी वैल्यू लास्ट ईयर की थोड़ी और ज़्यादा बढ़ गई हुई है, क्योंकि वो क्वांटिटी उतनी है लेकिन वो वैल्यू मैंने प्राइस कम कर दी हुई है। तो मैं अभी नेगेटिव हूँ बाय लास्ट ईयर। अगर मैं इसमें अपनी वैल्यू देखूँ तो आई डिड 28 मिलियन, और इस साल मैंने 2.7 मिलियन 2.8 मिलियन किया था। इस साल मैंने 2.7 मिलियन किया। ऑलमोस्ट एवरी मंथ के अंदर मैं नेगेटिव ही चल रहा हूँ। तो लास्ट ईयर की मेरी वैल्यू जो है वो ज़्यादा थी। तो ये एक तरीका है जिससे अब आपने देखा कि मैंने पीछे चेंज किया तो ये ऑटोमेटिकली मेरे पास चेंज होके आ गया। तो ये तो मेरा एक पहला केपीआई था जिसको मैंने क्रिएट कर लिया फॉर सेल्स वैल्यू। नाउ आई नीड द क्वांटिटी एज वेल, कि मैंने क्वांटिटी कितनी सेल की। तो उसके लिए मैं यहीं पे आऊँगा और एक नया मेजर। अब बाय द वे आप क्वांटिटी डायरेक्टली भी यहाँ से इंसर्ट कर सकते हो, लेकिन ज़्यादा बेहतर ये है कि आप मेजर के थ्रू करें, क्योंकि आप फिर कंपैरिजन के जो मेजर्स हैं वो नहीं आप बना सकोगे। तो मैं क्या करूँगा, मैं एक नया डेक्स बनाता हूँ और इसको मैं नेम दे देता हूँ CY_sales क्वांटिटी QTY क्वांटिटी। तो इसको मैं सम कर दूंगा, तो मैं सिर्फ क्वांटिटी को रेफ़र करूंगा तो ये मुझे ऑटोमेटिकली बता देगा कि यहाँ पे है। तो ये आ गया। अब मैं यहाँ पे इसको इंसर्ट कर दूंगा और इसको मैं वो कॉमा के साथ क्रिएट कर लूँगा ताकि मेरे पास कोई इशू क्रिएट ना हो। दिस इज़ फाइन। 195,561 की मेरी क्वांटिटी थी। एक नया मेजर क्रिएट करूँगा और सेम उसी तरह नाम दे दूँगा LY_sales QTY, ठीक है। और वही कैलकुलेट यूज़ करूँगा, QTY करके सर्च करूँगा, ऑटोमेटिकली आ जाएगा। सेम पीरियड लास्ट ईयर दे दूँगा और डेट टेबल में डेट को दे दूँगा और Ctrl+C और क्लोज, ठीक है। तो जैसे मैं ये करूँगा ये ऑटोमेटिकली मेरे पास क्वांटिटी भी शो हो जाएगी और वैल्यू भी शो हो जाएगी। तो अब ये दोनों चीज़ें मेरे पास यहाँ पे शो हो रही हैं, 195, 538 और वो, ठीक है। अब मैं थोड़ी सी मेहनत यहाँ पे यही कर लेता हूँ कि मैं इसको दोबारा से कॉपी कर लूँगा, क्योंकि मुझे ग्रोथ का भी क्वांटिटी ग्रोथ का भी वो बनाना है। तो SPLY_sales क्वांटिटी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं चेंज कर दूँगा वैल्यू को, इसको मैं सेल्स क्वांटिटी पे ले आता हूँ और इसको भी मैं सेल्स क्वांटिटी पे ले आता हूँ, ठीक है। एंटर करूँगा तो मेरा ये मेजर क्रिएट हो जाएगा और इसको मैं परसेंटेज कन्वर्ट कर देता हूँ। तो मुझे पता चल रहा है कि मेरी कहाँ पे परसेंटेजेस कम हो रही हैं, कहाँ पे ज़्यादा हो रही हैं। तो इस लिहाज से अगर इस डेटा को मैं एनालाइज करूँ तो क्वांटिटी में मैं कम जा रहा हूँ, वैल्यू के अंदर मैं मतलब क्वांटिटी में तो मैं डी ग्रोथ पे कम हूँ। सो आई एम ओनली बाय 0.09%, लेकिन मैं वैल्यू में बहुत ज़्यादा गिर गया हूँ। इसके लिए बिजनेस लॉजिक यूज़ होती है, उसको हम कहते हैं ASP होता है एवरेज सेलिंग प्राइस। अब हम वो निकालेंगे, वो क्या होती है। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, एक नया कॉलम करूँगा और यहाँ पे मैं इसे कर दूँगा CY_ASP। बहुत सिंपल है फॉर्मूला, डिवाइड। आपने क्या करना है, सेल्स वैल्यू जो आपकी है उसको डिवाइड कर देना है सेल्स क्वांटिटी के साथ, ठीक है। कॉमा 0 कर दूंगा, एंटर करूंगा तो मेरी ASP निकल आई, एवरेज सेलिंग प्राइस मेरे पास निकल के आ गई। अब मैं इसको पूरा वो कन्वर्ट कर सकता हूँ, 0 डेसिमल प्लेसेस ख़त्म कर सकता हूँ, इट्स अप टू मी। तो मैंने इसको किस तरीके से लेके चलना है। तो CY_ASP इसका मतलब क्या हुआ। अब बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक अगर आप देखें तो मैं जो सेल कर रहा हूँ अपने इस रिटेल स्टोर के अंदर, वो ऑन एवरेज 14 रुपये की या $14 की मैं सेल कर रहा हूँ ऑन एवरेज। मेरी जो सेलिंग प्राइस है, तो उसमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स होंगे, ठीक है। अब इसके अंदर आप यहाँ से कैटेगरी ID लगा के देखते हैं तो ये थोड़ा सा एनालिसिस ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। ये आगे फर्दर हम एनालाइज कर रहे होंगे। अब ये देखो, ये
दिस इज़ गुड टू सी कि यार कौन सी कैटेगरी है और उसकी एवरेज सेलिंग प्राइस क्या चल रही है। ये एक इशू आ रहा है जहाँ पे इसको कोई वैल्यू नहीं मिल रही, तो ये ग्रोथ के में इशू कर रहा है, तो ये मुझे देखने में अच्छा नहीं लग रहा। इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं परसेंटेज SPLY में जाऊँगा और यहाँ पे मैं कर दूँगा इफ़ इज़ ब्लैंक CY अंडरस्कोर सेल्स वैल्यू, ठीक है। और ये और का एक साइन होता है, वो कहाँ गया, ये वाला, इसको और कहते हैं। और इज ब्लैंक LY सेल्स वैल्यू, ठीक है। तो ब्लैंक कर दो, वरना मेरी जो कैलकुलेशन है उसको क्रिएट कर दो, एंटर कर दूंगा। तो अब आप ये देखो, ये माइनस जहाँ पे नहीं आ रहा था, कोई वैल्यू नहीं आ रही थी, तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे वो ख़त्म हो गया। अब सेम चीज़ मैं फॉलो करूँगा अपने दूसरे वाले डेक्स के अंदर। तो ये हम यूज़ करते हैं इस तरह की जो प्रॉब्लम्स फेस होती हैं उससे निकलने के लिए। तो यहाँ पे मैं इसको सेल्स क्वांटिटी कर दूँगा और यहाँ पे भी मैं सेल्स क्वांटिटी कर दूँगा, ठीक है। और मैं एंटर कर दूँगा। ये थोड़ा सा एडवांस है आप लोगों के लिए। अच्छा, ये इशू क्या हुआ है, मैंने यहाँ पे कॉमा नहीं लगाया, थोड़ा सा एडवांस होगा आपके लिए, लेकिन अगेन ये अभी पॉइंट आया तो मैंने कहा ये आपको कवर करके बता दूँ, ठीक है। तो मैंने ASPCY बना लिया, ठीक है। एवरेज सेलिंग प्राइस मैंने बना ली कि ऑन एवरेज मैं किस सेलिंग प्राइस के अंदर बेच रहा हूँ, ठीक है। इसी तरह मैं ASPLY बना लूँगा, ठीक है। कंट्रोल C किया, कंट्रोल V किया, इसको मैं LY कर देता हूँ, ठीक है। वही फॉर्मूला, इसमें आप वो भी यूज़ करते हो, सेम पीरियड लास्ट ईयर भी यूज़ कर सकते हो। ज़्यादा बेहतर है कि आप लास्ट ईयर वाली वैल्यू ही ले लो, तो वो भी सही है। इट्स अप टू यू कि आप किस तरह देखना चाह रहे हो। तो LY सेल्स वैल्यू ले लूँगा और यहाँ पे मैं LY सेल्स क्वांटिटी ले लूँगा और मैं एंटर कर दूँगा, तो मेरी लास्ट ईयर की ASP बन गई, ठीक है। तो इसको भी मैं उसको डेसिमल प्लेसेस ख़त्म कर देता हूँ। तो मुझे ये अब एनालिसिस मुझे सीधा सीधा नज़र आ रहा है कि यार मेरी जो प्राइस है वो तकरीबन, अब प्राइस मेरी कितने से बढ़ी, इसके लिए भी मैं एक वही फार्मूला अपना इंसर्ट कर लेता हूँ। कंट्रोल C, कंट्रोल V और परसेंटेज, और मैं यहाँ पे देख लेता हूँ ASP, और मैं यहाँ पे वही अगेन ASP दे दूँगा। ASP दे दिया, और क्योंकि ये मैं ग्रोथ का फॉर्मूला बना रहा हूँ तो ये वो वाला नहीं होगा, सॉरी ये ग्रोथ का ही है, इसमें भी मैं सॉरी ASP दे देता हूँ, और ये मेरी LY ASP होगी, और एंटर किया, और मैं इसको अपने पास लगा लेता हूँ। अब ये मुझे बता रहा है कि आपकी ऑन एवरेज 3% से आपकी जो है ना एवरेज सेलिंग प्राइस जो है वो गिर गई हुई है, ठीक है। और आपकी सेल भी तकरीबन 3% से गिर गई हुई है, ठीक है। और इसी तरह आपने क्वांटिटी के अंदर जो आपने ग्रोथ ली है वो कम ली है, ठीक है। ये थोड़ा सा इशू कर गया, यस दिस इज़ फाइन नाउ, ठीक है। तो मैंने ASP भी निकाल ली, एवरेज सेलिंग प्राइस भी निकाल ली, और मैंने सेल क्वांटिटी भी निकाल ली, और वैल्यू भी निकाल ली। तो ये मेरे पास सारी चीज़ें निकल के आ गई हैं, ठीक है। तो अब आप एक और इसको रिवर्स कैलकुलेट भी कर सकते हो। आप क्वांटिटी को इस ASP से मल्टीप्लाई कर दोगे ना, तो आपके पास वो वैल्यू जो है वो निकल के आ जाएगी,
कि किस वैल्यू के अंदर आपने किया, और यही चीज़ मेरी ट्रांसलेट हो रही है एएसपी ग्रोथ के अंदर भी, कि एएसपी जो है वो मेरी लास्ट ईयर से कम हो गई हुई है, तो इसी वजह से मेरी वैल्यू भी लास्ट ईयर से कम आई है। तो ये एक बिज़नेस लॉजिक है बेटा, इस चीज़ को अंडरस्टैंड करो कि अगर मेरी प्राइस कम होगी तो ऑब्वियसली मेरी वैल्यू भी कम आएगी, और अगर मेरी प्राइस ज़्यादा होगी तो ऑब्वियसली मेरी प्राइस भी ज़्यादा आएगी। तो जितनी सी आपकी प्राइस गिरी है उसी हिसाब से आपकी सेल्स वैल्यू भी गिर गई हुई है, लेकिन क्वांटिटी इतनी ज़्यादा नहीं गिरी, आपकी क्वांटिटी करीब करीब ही रही है, लास्ट ईयर के करीब करीब ही रही है। तो ये एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको आप अंडरस्टैंड करते हो कि यार अच्छा प्राइस बढ़ी, लास्ट ईयर प्राइस ज़्यादा थी 14.5 पे थी तो मैंने 2.8 मिलियन की सेल की, अब मैंने 14.1 पे कर दिया तो मैंने 2.7 मिलियन की सेल की। तो इसका मतलब मैंने कुछ डिस्काउंट्स या कुछ प्रमोशंस जो हैं वो ज़्यादा दिए हैं इस साल के अंदर एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर। ठीक है, तो ये थोड़ी सी बिजनेस लॉजिक थी। इसको फर्दर भी आगे हम जो अपनी प्रोजेक्ट्स कर रहे होंगे तो उसके अंदर हम इसको फर्दर अंडरस्टैंड करेंगे और क्या क्या चीज़ें इससे हम निकाल सकते हैं, और कुछ लाइव डाटा कुछ बनाने की कोशिश करेंगे, और उससे फिर फर्दर बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग और ज़्यादा लेंगे। अच्छा, अब और मैं क्या मेजर बना सकता हूँ, लेट मी सी द डेटा। अब इसके अंदर मैं और क्या मेजर लेके आ सकता हूँ। ओके, अब जो है मेरे पास सेल क्वांटिटी मैंने ले लिया, अमाउंट ले ली, प्राइस थी मेरे पास, एसकेयू और कैटेगरी वहाँ से आ गई। ओ दिस इज़ गुड, दिस इज़ गुड। नाउ लेट्स मेक अनदर मेजर, जिससे मुझे ये लेना है कि मेरे पास सी वाई के अंदर कितनी ट्रांजेक्शन्स हुई। तो सी वाई अंडरस्कोर इनवॉइसेस भी कह सकते हो, ट्रांजेक्शन्स भी कह सकते हो, वट एवर यू वांट टू नेम इट, इनवॉइसेस। इसके लिए मैं क्या ले लूँगा, इसके लिए मैं काउंट ले लूँगा। ठीक है, खाली काउंट, क्योंकि मुझे सिर्फ इनवॉइसेस का काउंट चाहिए। बल्कि हाँ, इसमें एक चीज़ है, डिस्टिंक्ट काउंट लेना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास एक जैसी इनवॉइस के अंदर बहुत सारे आइटम जा सकते हैं। तो मैं डिस्टिंक्ट काउंट ले लेता हूँ और यहाँ पे मैं ट्रांजैक्शन आईडी दे दूँगा। ठीक है, तो जैसे ही मैं ये दूंगा तो मेरे पास ट्रांजैक्शंस निकल के आ गई कि आपके पास कितनी ट्रांजैक्शंस हुई हैं इस साल के अंदर। इसी को मैं दोबारा से एल वाई ले लूँगा, तो एल वाई अंडरस्कोर इनवॉइसेस। ठीक है, और वही फॉर्मूला यूज़ करूँगा, कैलकुलेट इनवॉइसेस सेम पीरियड लास्ट ईयर, और डेट टेबल से डेट दे दूंगा और क्लोज कर दूंगा। ठीक है, तो मेरे पास इनवॉइसेस भी आ गई, सी वाई इनवॉइसेस आ गई एंड एल वाई इनवॉइसेस आ गई, और मैं उसी तरीके से इसकी ग्रोथ भी कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो मैं वही वाला फॉर्मूला ले लूँगा अपना, और कंट्रोल सी, कंट्रोल बी, और यहाँ पे मैं इनवॉइसेस लगा लेता हूँ। ठीक है, और ये मेरी इनवॉइसेस आ जाएंगी, और यहाँ पे भी आगे भी इनवॉइसेस आ गई। ठीक है, और यहाँ पे चेंज आ जाएगा इनवॉइसेस में, और इसी तरीके से ये मेरी इनवॉइसेस होगी। एंटर करूँगा और मैं अपना यहाँ पे लगा के इसको टेस्ट भी कर लूँगा कि व्हाट इज़ हैपनिंग, और यहाँ पे इसकी परसेंटेज कन्वर्ट कर दूँगा। इनवॉइसेस में ऑन एवरेज कोई ज़्यादा चेंज नहीं आया, तो डेटा मुझे ये बता रहा है। ठीक है, इनवॉइसेस आ गई। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, न्यू करूँगा, और क्योंकि मैंने डेटा ना एग्जैक्टली कॉपी किया हुआ है तो वो इससे ना थोड़ी सी सेंस आउट हो रही है, लेकिन मैं अगली वीडियो में ना इस डेटा को थोड़ा सा और रिफाइन करता हूँ ताकि आप लोगों को सेंस बनना शुरू हो जाए इसके अंदर ना। अब मैं ले लूँगा एक मेजर जिसको मैं कहूँगा सी वाई अंडरस्कोर नंबर ऑफ कस्टमर्स, COST कर देता हूँ, और इसी तरह मैं डिस्टिंक्ट काउंट ले लूँगा, और यहाँ पे मैं
कस्टमर आईडी का एक डिस्टिंक्ट काउंट ले लूँगा और यहाँ पे मैं देख लेता हूँ कि मेरे पास कितने कस्टमर्स हैं। मेरे पास 22,000 कस्टमर्स रहे हैं ऑन एवरेज। अगर मैं ऑन एवरेज क्या मतलब टोटल 22,000 कस्टमर्स ने मेरे से परचेजिंग की है। अब मैं इसी तरह LY ले लूँगा, LY अंडरस्कोर नंबर ऑफ कस्टमर्स, और यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ कैलकुलेट कस्टमर्स, नंबर ऑफ कस्टमर्स, और वही सेम पीरियड लास्ट ईयर और डेट टेबल डेट में दे दूँगा। ठीक है, एंटर करूँगा तो अब मेरे पास ये नंबर ऑफ कस्टमर्स भी आ जाएंगे कि लास्ट ईयर कितने थे। वो अगेन क्योंकि डेटा एक जैसा है तो वो नंबर जो है वो प्रॉपरली शो नहीं हो रहा, तो इस डेटा को मैं रिफाइन करूँगा नेक्स्ट वीडियो के लिए, और ये मैं आप लोगों के साथ शेयर भी कर दूँगा ताकि आप लोग भी इसी डेटा पे काम कर सकें। वो एग्जैक्टली कॉपी किया हुआ है तो वो नंबर चेंज नहीं हो रहा। सो दैट्स ग्रेट। मेरी नंबर ऑफ कस्टमर्स भी आ गए, इनवॉइसेस भी आ गए। अब आप देखें थोड़े से डेटा से हमारे पास कितना डेटा था, ट्रांजैक्शनल डेटा, जिसके अंदर सिर्फ वी हैड कस्टमर आईडी, ट्रांजैक्शन आईडी, SKU, कैटेगरी, क्वांटिटी, सेल प्राइस, सेल अमाउंट थी। तो मैंने इससे कस्टमर का भी काउंट ले लिया, ट्रांजैक्शंस का भी काउंट ले लिया, मैंने अपनी क्वांटिटी भी सम कर ली, अपनी प्राइस भी सम कर ली, और मैंने करंट ईयर और लास्ट ईयर कंपैरिजन भी क्रिएट कर लिया। नाउ फॉर यू टू डू अ स्मॉल असाइनमेंट, आप लोग ये करिएगा कि एक अपने पास जो अपना मॉडल बना रहे हैं उसमें ज़रा कैटेगरी का भी काउंट ले लें कि कैटेगरी करंट ईयर में क्या थी और लास्ट ईयर में कैटेगरी कितनी थी, कितनी कैटेगरीज़ मेरे पास करंट ईयर में थी और कितनी कैटेगरीज़ मेरे पास लास्ट ईयर में थी। इसको आप ज़रा सॉर्ट करके भी देख सकते हैं और फिर आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा वैल्यू मेरे पास किस मंथ के अंदर आई थी और किस कैटेगरी के अंदर आई थी। अगली वीडियोस के अंदर इसी डेटा सेट को हम आगे, ये मैं आपको ना इसके कुछ नेमिंग कन्वेंशन क्रिएट कर लेंगे, इन कैटेगरीज़ को लिंक कर लेंगे किसी नाम के साथ, ताकि हमारे पास एक रिटेल स्टोर के अंदर जो प्रॉपर कैटेगरीज़ होती हैं ना वो वाली कैटेगरीज़ हम ऐड कर लेंगे, तो ताकि हमें डेटा की जो है वो सेंस बनना शुरू हो जाए। सो आज की वीडियो में हमने एक डेट टेबल बनाया और बिल्कुल बेसिक डेक्स जो हैं वो सिंपल से हमने बना के रख लिए। तो अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह विल बी डूइंग सम विजुलाइजेशन और एक छोटा सा डैशबोर्ड इसी की बेस के ऊपर बनाएंगे और उसको विजुलाइज करके विजुलाइजेशन में हम कंप्लीट कर रहे होंगे। तो प्रोसेस वही चल रहा है जो मैंने अपनी पिछली एक डेटा फ्लो की वीडियो में समझाया था कि डेटा सोर्स कनेक्शन, फिर पावर क्यूरी जिसके अंदर हम ETL और अपना सारा परफॉर्म करते थे, उसमें ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह परफॉर्म की, फिर हमने उसको लोड किया और फिर हमने यहाँ पे डेटा मॉडल अपना एक छोटा सा बना लिया। डेटा मॉडलिंग हमारी कंप्लीट होगी और फिर उसके बाद हमने अपनी डेक्स लिखना शुरू कर दिया, अपनी कैलकुलेशंस परफॉर्म कर ली और आखिरी स्टेप जो होगा वो विजुलाइजेशन का होगा और विजुलाइज करके हम ये एक छोटा प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद फिर इसी प्रोजेक्ट के ऊपर फर्दर मैं आपको इन्हांसमेंट करवाता जाऊँगा। So till then, if you have any question, anything, just write me down in the comment and inshallah I'll be happy to help you out. टेक केयर, प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। इफ़ यू डोंट प्रैक्टिस दिस आपको ये आएगा नहीं। सो इट्स बेटर कि जब आप मेरी वीडियो देखें तो आप इसको प्रॉपरली अपने पास लैपटॉप के अंदर वो सारी चीज़ें साथ साथ परफॉर्म करते जाएं ताकि आपका एक हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होना शुरू हो जाए। टेक केयर, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।